ओके, कैसे हो आप लोग सर? अच्छा, बस 5 मिनट और वेट करते देन हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतने सब ज्वाइन हो जाए। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? ठीक है। अच्छा, तो इतने हम कल का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। कल हमारी क्लास थी आपका आईटी टूल्स के ऊपर, राइट? कल हमने देखा था कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन में वर्क करती है, आपके लिए हेल्पफुल है आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस में। ओके। तो इसमें हमने कल कवर किया था हमारे प्रेजेंटेशन टूल्स कौन कौन से हैं, हमारी हम बोल सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। देन हमारे कौन कौन से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम न्यू नॉलेज या फिर हमें जिसके बारे में भी रिसर्च करनी है या फिर हमें कुछ ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है, तो वो चीज हम उससे उसके थ्रू हम गेन कर सकते हैं, राइट? हमने कल कवर किया था। ओके, आई गेस सब ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है। गाइस, आपको वॉइस नहीं आ रही तो प्लीज अपना थोड़ा ना जोन चेंज करो जहाँ पे आप बैठ के क्लास ले रहे हो। मेरी वॉइस ठीक आ रहा है, सबको क्लियर है एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स। थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करो, कहीं और बैठो, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी लोकेशन चेंज कर लो। चेंज करो जल्दी से, फिर मेरे को बताओ वॉइस आ रही नहीं आ रही, फिर बीच में क्लास में तुम्हें दिक्कत होती है। हाँ, वन मोर थिंग, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे। ठीक है। तो सैटरडे और संडे भी क्लास हुई थी। अब जिन बच्चों ने नहीं ली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको ना रिवीजन एक आपकी क्लासेस में हम दोबारा उसका रिवीजन कर लेंगे, दोनों क्लासेस का, ठीक है? हमने एक क्लास में कवर की थी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको अगर मैं ओवरव्यू दूं तो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में कवर किया था कि आपकी दो टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एक होता है आपका वर्बल और एक होता है आपका नॉन वर्बल। ठीक है। वर्बल में आप क्या करते हो, सिंपली आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, या हमारा क्या है, ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब मुंह से बोल के मैं आपको कुछ चीज समझा रही हूँ, वो मेरा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा सेकेंड टाइप है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो होता है नॉन वर्बल। ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है? अब जैसे मैं आपको पढ़ाते टाइम, ठीक है, मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ, अब मेरे फेस पे स्माइल है कि नहीं है, मैं कैसे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं बैठ के तो नहीं पढ़ा रही, या फिर मतलब एक कुछ चीजें आप क्लासरूम में अपना नोटिस करोगे एज अ टीचर, आपको जो चीज अपने अपनी स्किल्स के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर परफेक्ट रखनी होती है वाइल यू आर टीचिंग। ठीक है। तो हमने कुछ ये चीजें कवर करी थी। अब कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा डिटेल में था, ठीक है, जिसकी क्लास मिस हुई है वो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। एंड फिर हमने ये हमारी सैटरडे की क्लास में मैंने बताया था। संडे की क्लास में हमने कवर किया था आईटी के बारे में, ठीक है, मतलब आपका टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में जो कि आपका एजुकेशन में आप यूज करते हो। ठीक है। अब उसमें कौन कौन से टूल्स है, आपका प्रेजेंटेशन टूल थे, अभी मैंने रिवीजन करवाया एक्चुअली आपको, आपका प्रेजेंटेशन टूल्स थे, आपका जहां से आप न्यू नॉलेज गेन कर सकते हो या फिर आपको किसी के बारे में सर्च करना है, रिसर्च करनी है, वो आप वो वाले कौन कौन से हो गए आपके, गूगल हो गए, चैट जीपीटी हो गया, जितने भी आपके एआई पावर्ड एप्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद आपका मैंने बताया था आपको कि आपके प्रेजेंटेशन कहाँ पे काम आती है, आपके ये टूल्स कहाँ पे काम आते हैं, आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स होते हैं कुछ जिसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ठीक है, जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लास ले रहे हैं। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। मैं वही बता रही हूँ जिसकी क्लासेस छूट गई है सैटरडे संडे, मैं उसी का रिकवर करवा रही हूँ। और ये भी मैंने आपको बोला कि वो जिसकी क्लास छूट गई है उसकी हम एक डिटेल्ड क्लास दोनों टॉपिक्स की हम ले लेंगे, ठीक है, एक दिन कवर कर लेंगे। ओके ओके, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सब लोग मेरे को बताएंगे कि उनको क्लियर विजिबल है कि नहीं है, देन अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके सबको स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक, ठीक है। अब असेसमेंट का क्या मतलब है, जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे वर्ड देख रहे हो असेसमेंट, उसका क्या मतलब है? असेसमेंट से देखो आप पहले, हाफ असेस, ठीक है, असेस असेस का मतलब होता है टेस्ट। जब आप पढ़ा दे हो, ठीक है, जब आपने कोई चीज बच्चों को समझा दी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, कोई भी चीज जो भी आपने नई चीज बच्चों को सिखाई है, मान लो, ठीक है, अब आपको ना ये पता करना है कि उनको कितना समझ में आया, ठीक है, उनको कितना समझ में आया, जो आपने चीज समझाई है उनको कितनी चीज समझ में आई, उन्होंने किस चीज को कैसे समझा है, वो खुद से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, वो चीज होती है आपका असेसमेंट। जब आप वो चीज जो आपने पढ़ाई हो उसको अब आप पूछ रहे हो बच्चों से कि आपको क्या समझ में आया, या फिर उससे रिलेटेड आप उनसे एग्जाम्पल्स पुट अप कर रहे हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हो, तो वो आपका हो जाता है असेसमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आप असेसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीडबैक। क्या है? फीडबैक। फीडबैक से यहाँ पे मतलब है आपका जब आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, आपने उनको क्या रेस्पॉन्स दिया, आपने उनको क्या फीडबैक दिया, ठीक है, मतलब इन रिटर्न आपने उनको क्या चीज बोली बताई कि उनको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, या फिर आपने वेरी गुड, या फिर हम बोल सकते हैं अगर उन्होंने उन्होंने करेक्ट आंसर दिया तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, गुड बोल सकते हो, वेरी गुड बोल सकते हो, क्लैपिंग करवा सकते हो, ठीक है, ये आपका किस में आ जाता है? फीडबैक में आ जाता है, ठीक है। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्टूडेंट का हम असेसमेंट कैसे लें, उनको इवैल्यूएट कैसे करें। इवैल्यूएट, यहाँ पे देखो लिखा है वर्ड इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब है उनको पूरा चेक करना, उनको उनकी सारी चीजें समझना और चेक करना कि उनको अब तक कितना समझ में आया, उन्होंने अपनी स्किल्स के अंदर, अपनी नॉलेज के अंदर, या जो भी वो चीज सीख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना डेवलपमेंट आया, कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया। ओके, ये हमारा किस में आ जाता है? इवैल्यूएटिंग में आ जाता है। ओके, तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो इसके ऊपर रहेगी कि आप कैसे बच्चों का टेस्ट ले सकते हो, और जब आप टेस्ट ले रहे हो तो उसके बाद आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है हर एक चीज के टूवर्ड्स, हर एक चीज को लेके, चाहे वो उन्होंने सही बताई, चाहे उन्होंने गलत बताई, या फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इसके इस टॉपिक पे रहेगी। सबको पहले मुझे बताओ, क्लियर हुआ असेसमेंट किसको बोलते हैं और आपका इवैल्यूएटिंग किसको बोलते हैं, फीडबैक का क्या मतलब होता है, ये तीनों वर्ड्स क्लियर हुए? ठीक है ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया। ओके, तो रोज की तरह पहले ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो आप स्टूडेंट का असेसमेंट ले रहे हो, आप उनका टेस्ट ले रहे हो, उनको मतलब ऐसा भी तो हो सकता है आप बस पढ़ा के खत्म कर दो, आपने तो पढ़ा दिया ना, खत्म हो गया, आपको क्यों पता करना है कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है, हम वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। आप कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं, ठीक है, आप जब टेस्ट लेते हो तो वो भी अलग अलग तरीकों से लेते हो, आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है,
और इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंड इफेक्टिव फीडबैक टेक्निक्स। अब मैंने बताया ऊपर, जब आपने बच्चों से कुछ पूछा, अब आप उसका रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप इन रिटर्न उनको क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जिनसे वो मोटिवेट हो आगे जाके और वो आंसर्स दे अच्छे से, तो आप हम वो भी देखेंगे। लास्ट हमारा रहेगा हाउ रुब्रिक सपोर्ट फेयर इवैल्यूएशन। रुब्रिक्स का मतलब होता है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को समझो आप ऐसे जैसे कि आप रूल्स ऑफ बुक, आप कोई नया गेम खेलने जाते हो तो पहले रूल्स देखते हो ना कि इस गेम को खेलना कैसे है, इसके रूल्स क्या है, ठीक है। तो आपका जो रूब्रिक्स है वो आपका इवैल्यूएशन है, मतलब आपका टेस्ट करने में, मतलब आप किस बेसिस पे बच्चों को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सी स्किल्स के बेसिस पे आप टेस्ट कर रहे हो। कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, काइंड ऑफ उसको मान लो जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है। रूब्रिक्स मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। आज हम ये सब चीजें आज की क्लास में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज असेसमेंट। मैंने आपको बताया असेसमेंट क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप बच्चों को क्या करते हो, बच्चों का टेस्ट लेते हो कि उनको कितना समझ में आया, ठीक है, उनको कितना समझ में आया, उन्होंने कितना सीखा, और उनकी जो परफॉर्मेंस रही उसको चीज को सीखने के बाद या उस चीज को समझने के बाद वो चीज उन्हें कैसे, उन्होंने कैसे परफॉर्म करी, ठीक है। लर्निंग का मतलब उन्होंने क्या सीखा, अंडरस्टैंडिंग का मतलब उन्हें कितना समझ में आया, और परफॉर्मेंस का मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उस असेसमेंट में जो भी आपने उनको टेस्ट दिया या फिर उनका टेस्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखते हैं, अब जो टीचर है वो आपके असेसमेंट को, मतलब इसको आपको वो क्यों यूज करता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं किस वजह से हम असेसमेंट ले रहे हैं। पहला, क्या जानने के लिए कि अब तक जो उनका लर्निंग प्रोग्रेस है, अब तक जो उनको समझ में आया, कितना समझ में आया, ठीक है, कितना उनका प्रोग्रेस रहा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एरियाज, ठीक है। हमें इससे ये भी पता चलता है कि कहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ पे उनके वी कैन से स्ट्रेंथ एरियाज है। स्ट्रेंथ एरियाज मतलब जहाँ पे वो बिल्कुल ब्रिलियंट है, उनको इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं वहां पे वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और वीकनेस जोन कौन से हो गए, जहाँ पे उन्हें फिर से उन्हें थोड़ा काम करने की, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। आप यहाँ पे अपने टीचिंग मेथड्स को भी इम्प्रूव करने के लिए बच्चों का टेस्ट लेते हो, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि जो आपने पढ़ाया है बच्चों को वो उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। इससे क्या होगा, आपको अपने तरीके पता चल जाएंगे कि मेरे इस तरीके से जो मैंने आप उन्हें, मतलब इस ट्रिक से या फिर हम बोल सकते हैं इस मेथड से जब उनको पढ़ाया तो ये उन पे काम करा, उनको इससे समझ में आया कि उनको नहीं आया इससे समझ में, ठीक है। ये आपका टीचिंग मेथड्स में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड सपोर्ट्स टू स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। सपोर्ट का मतलब होता है उस जगहों पे सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करना जहां पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की नीड है, जहां पे उन्हें थोड़ा काम करने की नीड है अपने ऊपर, ठीक है। की पॉइंट में लिखा है असेसमेंट हेल्प बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग एंड आउटकम्स। आपका जो असेसमेंट है मतलब जो आपका टेस्ट है, ठीक है, जो आप टेस्ट ले रहे हो बच्चों का, वो ना दोनों में हेल्प, मतलब दोनों को मदद करता है, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। टीचर को कैसे, उसको पता चलता है कि उसका जो टीचिंग मेथड है वो उसका ठीक है कि नहीं है, क्या उसे इम्प्रूवमेंट की नीड्स तो नहीं है उनमें, ठीक है। और स्टूडेंट्स को कैसे, उनके लर्निंग आउटकम्स को सुधारने में, मतलब जहाँ पे उनको सीखने की नीड है वो वहां पे उसको हेल्पफुल रहता है, मतलब टीचर को वो समझने में मदद करता है, तभी तो वो उसकी हेल्प करेगी ना उस चीज को परफेक्ट करने में। तो यहाँ पे उस चीज की बात है। अच्छा, अब क्लियर हुआ व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है और किसको बोलते हैं, क्लियर। क्लियर गाइस कि नहीं। ओके,
अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो स्क्रीन पे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है, अब जो आपका स्टूडेंट असेसमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये जरूरी क्यों है? तो सबसे पहला, स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कि बच्चे ने आखिर जो लास्ट टाइम उसने परफॉर्म्स करा था एग्जाम्स में, हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो कैसा था, और अब जो उसने परफॉर्म करा है वो कैसा है। तो आप उसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ पे उसका प्रोग्रेस हुआ है, मतलब कहाँ पे उसने इम्प्रूवमेंट करी है। ठीक है, एक तो पहली चीज इस तरह से हम असेसमेंट करते हैं। दूसरा हो गया आपका एंकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब ये बच्चों की पार्टिसिपेशन को एंकरेज करता है, क्योंकि जितना बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा वो उतना ही आपके क्वेश्चंस में, जब आप उनसे क्वेश्चंस करोगे, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ गया। थर्ड पॉइंट आपका बोल रहा है आइडेंटिफाइज लर्निंग गैप। जैसे कि मैंने बोला, जो चीज उसने पहले वाले टेस्ट में करी और उसने नए टेस्ट में करी, उसके बीच का जो गैप है, आप वो भी स्टूडेंट असेसमेंट से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ आपका पॉइंट बोल रहा है सपोर्ट एकेडमिक इम्प्रूवमेंट। आपका जो वैकेंसी एग्जाम्स है ना, वो इसलिए भी करवाए जाते हैं ताकि बच्चों का जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट है, मतलब जिस चीज पे वो, जिस चीज की वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिस भी क्लास में वो है, उसका ऑटोमेटिकली वो उसको भूल ना जाए, एंड वो आगे जाके उनके जो दिमाग में वो चीज बैठे, उनको वो चीज समझ में आए, उस चीज में भी वो एट द सेम टाइम हेल्प करता है आपका स्टूडेंट असेसमेंट, मतलब आपके एग्जामिनेशंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका बोल रहा है हेल्प्स टीचर प्लान फ्यूचर लेसन्स। अब देखो, ये टीचर्स को मैंने बोला, उनको मदद करता है उनके टीचिंग मेथड्स को समझने में कि कहाँ पे उनकी गलती है, या फिर किस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर जो भी उन्होंने एग्जाम्स में करा, जिन जहाँ पे वो गलत थे, या फिर हम उनको, आप टीचर को लगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, उनको वो चीज अपने जोन्स पता चल जाते हैं। तो उससे क्या होगा, अब जो टीचर है ना, वो अपने फ्यूचर लेसन प्लान जो है, जो चीज वो आगे जाके लेसन को प्लान करने वाले हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका थोड़ा इसमें भी मदद करता है, क्या, आपका असेसमेंट। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंस थी आपकी स्टूडेंट असेसमेंट की। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो, एंड अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता सकते हो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, एंड जब हो जाए मेरे को बताओ। ठीक है, अब सामने देखो, आपकी टाइप ऑफ असेसमेंट मेंशन है। ठीक है, टाइप ऑफ असेसमेंट मेंशन है, ये आपकी टाइप ऑफ असेसमेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया, हर एक असेसमेंट, मतलब हर एक टेस्ट डिफरेंट जोन्स के लिए बनाया गया है, मतलब डिफरेंट चीजों के लिए बनाया गया है, स्टूडेंट की हर एक क्राइटेरिया को असेस करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसकी कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है जिसमें आप डायग्नोस करते हो। डायग्नोस का मतलब ये आप कब कर रहे हो, जब आप चीज पढ़ा रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, जब आप चीजें पढ़ा रहे हो, कोई नया टॉपिक या फिर हम बोल सकते हैं कोई चैप्टर आप उनको समझा रहे हो, तो उसके बीच बीच में ना आप उनसे क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, उनको समझ में तो आ रहा है ना, सो दैट आगे वाले आने वाले टॉपिक से वो क्या कर सके, रिलेट कर सके, समझ सके उनको अच्छे से। ठीक है, अगर पहले वाली चीज उनको कंफर्म नहीं होगी
तो आगे वाली चीज को कैसे समझेंगे? तो आप कौन से असेसमेंट का यूज करते हो? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब होता है चीजों को टेस्ट करना, अभी की जो चीजें चल रही है, ठीक है। अब ये आपका डायग्नोस असेसमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब आपका जो डायग्नोस असेसमेंट है ना, वो आप इन बिटवीन भी कर सकते हो, जब आप पढ़ा रहे हो तभी भी कर सकते हो, और पढ़ाने से पहले भी कर सकते हो, कि बच्चों को चीजें जो मैं पढ़ाने वाली हूँ या फिर वाला हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें पहले से कुछ पता है, कि मुझे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है, बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो सबसे पहले मैं यही तो उनसे पूछूंगी कि मुझे चलो टेबल्स सुनाओ, सबको कहाँ तक टेबल्स आती है, मैं उनसे टेबल्स पूछूंगी। अगर मुझे ऐसे ही सेम ईवीएस में कोई चैप्टर पढ़ाने से आपके मुझे पढ़ाना है डिफरेंट बॉडी सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो मैं सबसे पहले बच्चों से ये पूछूंगी ना कि सब मुझे ऑर्गन्स के नाम बताओ, चलो कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ लोकेट करता है। ये सब चीजें मैं जब तक उनसे पहले डायग्नोस्ट करके नहीं पूछूंगी, पहले उनसे पूछूंगी नहीं कि ये सब चीजें उनको पता है कि नहीं पता है, तो आगे वाले टॉपिक से वो कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप कब यूज करते हो? एक तो जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ाने वाले उससे पहले, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि बच्चों को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक से उन्हें कुछ आइडिया है कि नहीं है। एंड कब करते हो? पढ़ाते पढ़ाते के बीच में, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, उससे वो रिलेट कर पा रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो आपके मिड टर्म्स होते हैं ना, और आपकी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होते हैं कॉलेजेस में, सेमेस्टर वाइज होते हैं या फिर ईयर वाइज भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट उसमें आ गया, कि जब आप पूरा अपना क्या कर रहे हो, एंटायर सिलेबस का एक बार टेस्ट ले रहे हो, अपनी पूरी एक साल की नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। ये आपका किस में आ गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ गया। नेक्स्ट है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का होता है जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए ना, जैसे कि कोई एक चैप्टर मैम ने कंप्लीट करवा दिया, या कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, या फिर कोई एक दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसके बाद ऐसी रैंडमली कोई टेस्ट ले लिया, तो ये आपका किस में आ गए? वो समेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब है आप बच्चों को कैसे बच्चों को आपने बोला एक दूसरे के पार्टनर को, एक दूसरे के पार्टनर से, जो भी मैंने अभी है या टॉपिक पढ़ाया है, आप उसको मल्टीपल क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, एंड उन दोनों को बोलो एक दूसरे से पूछे। तो ये क्या हो गया? ये आपका पीयर असेसमेंट में आ गया, जब आप अपने साथ में बैठे बच्चों के साथ या साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये आपका पीयर असेसमेंट में आ जाता है। अब एक होता है लास्ट आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है यहाँ पे, जैसे आपको मैंने कोई स्पेसिफिक मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाया, मल्टीप्लीकेशन ही ले लो, मैंने बच्चों के लिए पहले से ही शीट्स बनवा के रखती, जिसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे मल्टीप्लाई के, ठीक है। अब वो जो शीट है, मैंने उनको बोला वो खुद से करेंगे, वो आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया, जब आप खुद का ही एसेस अपना ही खुद का टेस्ट ले रहे होते हो। वो कैसे होगा? आप आपने अपने आप को कुछ क्वेश्चंस दे दिए, या फिर आपको ये वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो जो कि आपका अनसॉल्व है, जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी, वो आपका सेल्फ टीचर है, वो मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स का यूज करता है, ठीक है। आप देखोगे स्कूल में ऊपर 5 टाइप देखे असेसमेंट के, वो सारे यूज होते हैं, ठीक है। तो आपके ये टाइप ऑफ असेसमेंट था, क्लियर? टाइप ऑफ असेसमेंट क्लियर हुआ सबको? अगर क्लियर हो गया तो एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। गाइस देखो,
मेरी साइड से वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला प्लीज अपनी लोकेशन ना थोड़ी चेंज करो। कभी कभी हो जाता है बीच में ना नेटवर्क इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से वॉइस ब्रेक हो जाती है। ठीक है। ओके। अब हम लोग ना हर एक असेसमेंट को जो भी हमने ऊपर पढ़े उनको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है आपका। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। मैंने बताया जब आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर कंप्लीट कर देते हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वो आप जब बच्चों से पूछ रहे हो, जब आपका लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, मतलब आपको कोई चैप्टर खत्म, हम बोल सकते हैं कोई एक सिलेबस का कोई एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं एक टॉपिक आपने अभी कवर करवाया है, और जब आप कोई टेस्ट ले रहे हो तो वो आपका किस में आ गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। इसके एग्जांपल्स मैं बोल सकती हूँ, आपका क्लासरूम क्वेश्चंस हो गए, जो भी आप क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्विजेज हो गए, फिर ग्रुप डिस्कशंस हो गए, प्रैक्टिस एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। ये आपका किसमें हो जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। अब आप ये क्यों करते हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो आपका कॉन्टिन्यूस फीडबैक है और आपका जो आप जो चीज पढ़ा रहे हो वो चीज आपका इम्प्रूव्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। ये काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरह ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समेटिव। समेटिव कौन से असेसमेंट होते हैं, जब आप ये पूरा एक सिलेबस या हम बोल सकते हैं पूरा एक कोर्स या लेसन कंप्लीट करवाने की बात करते हो, ठीक है। पूरा एक लेसन या कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, तब आप ये टेस्ट ले रहे हो, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए, ठीक है, यूनिट टेस्ट हो गए, प्रोजेक्ट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया उससे रिलेटेड। ये आपका किसके टाइप है, समेटिव असेसमेंट के, ठीक है। ये आप समेटिव असेसमेंट में लेते हो। अब ये क्यों ले रहे हो, ये आपको आप जब लोगे, जब आपको क्या करना है, ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है कि मैंने अब तक जो पढ़ाया उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है, ठीक है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है स्टूडेंट के अंदर। ये आपका समेटिव असेसमेंट होता है। सब इतना याद रखो, फॉर्मेटिव को है जब आप अभी पढ़ा रहे हो उसके बीच बीच में आप पूछ रहे हो, फॉर्मेटिव को आप डायग्नोस्टिक भी बोल सकते हो, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट और आपका फॉर्मेटिव असिस्टेंट असेसमेंट सेम सेम है, ठीक है। बस थोड़ा टाइम का गैप है, जैसे कि आपने डायग्नोस कैसे कर रहे हो, आप थोड़ा पहले पूछ रहे हो, आप जो चैप्टर पढ़ाने वाले हो या कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाले हो उससे आपने पहले कंप्लीट कर लिया। समेटिव ऐसे याद रखो कि जब मैंने अपना पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो जब बच्चों को पूरा एक ओवरऑल पूरा पूरा ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को मुझे टेस्ट करना है, ठीक है। ये आपका तब होता है। एक बार फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों नोट डाउन कर लो एक बार। फॉर्मेटिव हो गया तो एक बार ये समेटिव भी नोट डाउन कर लो, देन हम इनके बीच का ना डिफरेंस देखते हैं।
हो गया नोट डाउन? ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं है, वरना अब तक मैं बहुत बच्चों को ब्लॉक कर चुकी होती। बट हाँ, रिमूव करने का ऑप्शन है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्लास। ओके, आप लोगों का हो गया? प्लीज इन सबको इग्नोर करो, आप सिर्फ मुझे इतना बताओ आपका नोट डाउन हो गया, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कवर, ठीक है? ओके, अब देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे, मैंने बोला अब हम थोड़ा ना डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, फर्क क्या है। तो फॉर्मेटिव क्या है? आप कब कंडक्ट कर रहे हो, मतलब आप कब ले रहे हो? जब आप अभी बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, जब आप अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, अभी वो सीख रहे हैं, उसके बीच में अगर आप उनसे कोई टेस्ट ले रहे हो उनका, तो आपका वो किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका समेटिव क्या होता है? समेटिव आप कब लेते हो? जब आपका एक प्रॉपर लर्निंग, या फिर हम बोल सकते हैं एक कोर्स या फिर एक चैप्टर या नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका वो वाला टेस्ट, ये आपकी वो वाला एग्जाम होती है, या फिर आपकी वो वाला असेसमेंट है, ठीक है? अब आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसका फोकस किस पे रहता है? इम्प्रूवमेंट पे। जब आप किसी चीज को अभी पढ़ा रहे हो, आप जो चीज अभी सीख रहे हो, ठीक है, तो आप जब भी तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन आपने जब एक बार चीज को सीख ली, तो आप किस चीज में मतलब आप किस चीज में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो? फाइनल परफॉर्मेंस में, ठीक है? आपका इम्प्रूवमेंट एक स्टेप में नहीं होगा ना, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही डिफरेंस बोल रहा है, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो आपका किस पे फोकस करता है? इम्प्रूवमेंट पे, ठीक है? और जो आपका समेटिव असेसमेंट है, वो आपका किस पे फोकस करता है? फाइनल परफॉर्मेंस पे। अब आपकी जो फाइनल परफॉर्मेंस रही, जो भी आपने अब तक सीखा, उस पे आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट, अब आप उसमें क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकते हो, बदल सकते हो आपकी फाइनल परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है? ये उस पे फोकस करता है। ओके, मतलब आपने अब तक क्या सीखा पूरे एक साल में, या फिर हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे एक हफ्ता, चाहे दो दो महीने में, एक महीने में, ये आपका समेटिव असेसमेंट टेस्ट करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या टेस्ट कर रहा है? अभी जो आप सीख रहे हो, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर इसके बीच में मैं आपका कोई टेस्ट लेने लग जाऊं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको अब तक क्या क्या आया एंड कहाँ पे अभी आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, ठीक। अब आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो फ्रीक्वेंट और इनफॉर्मल होता है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है आपका, आप बीच बीच में लेना, ठीक है? आपका कुछ, आपने एक चैप्टर एक टॉपिक कवर कराया, आपने उसका टेस्ट ले लिया, ठीक है? आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट करवाया, आपने उसका टेस्ट ले लिया। इनफॉर्मल का मतलब होता है कोई फॉर्मल ही नहीं होता, इसकी कोई डेट शीट तो नहीं बनती, है ना, इसका कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस तो नहीं डिसाइड होता कि इस वाले एग्जाम में ये सिलेबस आने वाला है, आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है, तो इनफॉर्मल हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो आपका समेटिव असेसमेंट है, वो आपका फॉर्मल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी डेट शीट आती है कि आपका इस डेट को ये वाले सब्जेक्ट का टेस्ट है, और आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें आपका पूरा सिलेबस पहले से डिसाइडेड होता है कि ये वाले चैप्टर्स आने वाले हैं, ये वाले टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है? और ये वाला टॉपिक इतने मार्क्स का आएगा, या फिर बोल सकते हैं ये वाले चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, या फिर ये वाला जो पूरा टेस्ट है वो इतने मार्क्स का होगा। ओके, लास्ट में बोल रहा है प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। अब आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, वो आपको जब आप बीच में सीख रहे हो,
उसके बीच में ही आपको ऑनगोइंग फीडबैक दे सकता है। मतलब आप जो अभी सीख रहे हो आपको उसके तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा। फीडबैक का मतलब आप उसमें कैसा कर रहे हो उसका आपको अपना परफॉर्मेंस पता चल रही है, ठीक है। और जो आपकी समेटिव असेसमेंट होते हैं वो क्या मेजर करते हैं, आपके अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब आपने अब तक जो सीखा उससे आपने क्या हासिल करा, आपको कितना समझ में आया, या फिर आपकी जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब क्लियर हुआ? क्लियर? ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीडबैक टेक्निक्स, ठीक है। फीडबैक टेक्निक्स, फीडबैक हेल्प, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फीडबैक हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव, ठीक है। जो आपका फीडबैक है, ठीक है, एज अ टीचर जो आप बच्चों को बोलते हो, रिस्पॉन्स देते हो उनकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, वो उनको क्या हेल्प करता है समझने में, ये समझने में कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है। जो उन्होंने अभी परफॉर्म किया, उन्होंने अभी कोई अगर किसी चीज का रिप्लाई करा, आंसर दिया खुद से, तो वो उन्होंने कैसा दिया, ठीक है। अगर वो गलत था तो उन्हें कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है, कहाँ वो गलती कर गए, तो ये चीज आपका किसमें हेल्प करती है, ये फीडबैक टेक्निक्स में हेल्प करती है, ठीक है। इससे मतलब बच्चों को ये चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। अब आपका जो गुड फीडबैक है, ठीक है, जो आप फीडबैक बच्चों को दे रहे हो, मतलब जो आप बच्चों को समझा, मतलब आप बच्चे ने आपको कुछ जवाब दिया, किसी चीज का रिस्पॉन्स दिया, आप उसको अब जो रिप्लाई कर रहे हो वो आपका कैसे होना चाहिए, एक तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जहां पे गलती है वही उसी पॉइंट को पॉइंट आउट करो बस, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है आपने उनको फीडबैक जो दिया, ये नहीं कि थोड़ा पॉइंट्स में दे रहे हो अलग अलग चीजें, उनको बिल्कुल रटवा, उनको ना गिनवा दी उनकी सारी गलतियां, ऐसे नहीं करना। उनको जो आपको रिप्लाई देना है आपको ऐसे देना है कि वो डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। वो डीमोटिवेट ना हो, वो मोटिवेट हो, ताकि वो आगे जाके सही आंसर भी दे सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, एंकरेजिंग, वही आपको उनको मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना। और टाइम भी, बीच बीच में आपको उनको रिप्लाई देते रहना चाहिए, ताकि उनको अपनी गलती भी समझ में आए, एंड एट द सेम टाइम वो थोड़े एंकरेज भी हो आगे जाके आंसर देने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर आंसर इज करेक्ट बट इंक्लूड मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैंने किसी को बोला, चलो मैंने अभी जो आपको टॉपिक समझाया उसका मुझे आंसर दो, उसने अपनी लैंग्वेज में आंसर दिया बट कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, तो मैं क्या, मैंने यहाँ पे देखो क्या पे यहाँ पे लिखा है, मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, आपका आंसर तो सही था बट आपको ना थोड़े और एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, जैसे वेरी गुड, गुड हो गया, एक्सलेंट, या आपने क्लैपिंग करवा दी, तो इससे क्या है, बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता है, ना कि वो डिमोटिवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब जो आप फीडबैक दे रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बच्चों को वो पहले तो हेल्प करेगा उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने, मतलब जो वो सीख रहे हैं ना उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में, ठीक है। सेकेंड, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे आपके टॉप 3 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं, जब उनका जो नाम है वैकेंसी बोर्ड पे लिखा जाता है, या फिर उनकी जो पिक्चर्स है वो डिस्प्ले बोर्ड पे चिपकाई जाती है उनके परसेंटेज के साथ, बच्चे क्या होते हैं, एंकरेज होते हैं, है ना, आगे जाके वो उसको कंटिन्यू रखते हैं उस परफॉर्मेंस को, है ना। बाकी बच्चे भी देख के इतना मोटिवेट होते हैं कि देखो उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैम ने या फिर सबने उसकी जो पिक्चर है, उसकी जो परसेंटेज आई वो उसकी डिस्प्ले बोर्ड पे लगाई गई है, ठीक है। तो ये चीज आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। थर्ड, आपका करेक्ट मिस्टेक्स, अगर आपकी गलती है अगर बच्चे की बाय चांस, तो उसको वो भी पता चल जाती है, सो दैट वो उसको ठीक कर सके, आगे उसको कंटिन्यू ना ले। ओके, लास्ट, स्टे मोटिवेटेड। अब आप जैसे उसको अच्छा फीडबैक देते रहोगे तो उससे क्या रहेगा, वो बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। की पॉइंट में लिखा है, फीडबैक शुड गाइड स्टूडेंट टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, नॉट डिस्करेज
देम। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो फीडबैक है वो बच्चों को मोटिवेट करे, ठीक है, बच्चों को गाइड करे टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की तरफ उनको गाइड करे, उनको समझाए कि आपको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, ना कि ऐसे नहीं समझाना उनको बिल्कुल डाउन कर दिया तुमने कि तुमने आंसर ही गलत दिया है, ये वाली चीज तुम्हारी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। अगर वो आंसर दे रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करो, उनकी गलती बताओ, बट उनको अप्रिशिएट भी करो कि उन्होंने एटलीस्ट आंसर तो दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक खत्म हो गया। अब एक काम करो, पहले फीडबैक टेक्निक्स एक बार नोट डाउन कर लो, देन मैं आपको सेकंड स्लाइड शो कर देती हूँ, वो भी नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया सबका? सेकंड स्लाइड शो करूं? ये लो। ओके, ये हो गया सबका। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर रूब्रिक्स। ठीक है, मैंने बताया था रूब्रिक्स क्या है, आपकी काइंड ऑफ रूल बुक्स होती है, ठीक है, जिसमें आपका सारे रूल्स, आपको किस फॉर्म में उनको इवेलुएट करना है, आपकी जो मार्क्स वगैरह रहेंगे आपको किस बेसिस पे देने हैं, तो ये आपका सब में डिटेल्ड मेंशन्ड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन, rubrics are scoring guides used to evaluate assignments, presentations और activities fairly and consistently, ठीक है। rubrics क्या है? आपका स्कोरिंग गाइड है, मतलब आप किस बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दोगे, ठीक है। ये आपका वो चीज होती है किस बेसिस पे आप उनके असाइनमेंट्स को चेक करोगे, प्रेजेंटेशन को चेक करोगे, और बाकी उनकी जो एक्टिविटीज होती है क्लास के अंदर उसको कैसे चेक करोगे, ये सब रूब्रिक्स डिसाइड करता है, और ये हर एक स्कूल का बच्चों के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो रूब्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या होता है, पहले तो मैंने आपको बताया था, इसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे आपकी सारी बच्चों की चीजें आप चेक करोगे, ठीक है, मतलब उनका पूरा इवैल्यूएशन, मतलब उन्होंने अब तक कितना अच्छा करा, किस किस स्किल के अंदर, अलग अलग स्किल्स होती है ना। आपने अपना कभी रिपोर्ट कार्ड देखा है? उसमें अलग चीजें मेंशन होती है ना, बच्चे की अटेंडेंस कैसी थी, ठीक है, वो रेगुलर था कि नहीं था, बच्चा एक्टिविटीज में परफॉर्म करता था कि नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे उसमें मेंशन होता है कि बच्चे ने इस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म करा, उसकी जो मतलब उसकी जो क्या नाम है, एक्टिविटीज की जो स्किल्स होती है, बेसिक एक्टिविटी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, एक्टिवली पार्टिसिपेशन आ गया, सिंसियरिटी हो गई क्लास के अंदर, डिसिप्लिन हो गया, ये सब चीजें आपका आता है ना, रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होता है ना। तो रूब्रिक्स का मतलब वही है, वैसे ही फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन उसमें मेंशन होता है। सेकेंड, आपके परफॉर्मेंस लेवल उसमें मेंशन होते हैं कि ए ए ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया, डी ग्रेड हो गया, अलग अलग ग्रेड में कौन से लेवल्स के बच्चे आएंगे, उसको कितनी स्किल्स में कितना स्कोर करना है, वो सब चीजें आपका इसमें आ जाती है, रूब्रिक्स में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका मार्क्स और ग्रेड।
आपके मार्क्स और आपके ग्रेड, ये सब उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, अब चलो आपके रूब्रिक्स का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। पहला, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, आपको ना हर चीज की क्लियरेंस मिल जाती है कि मैं कहाँ किस चीज में अच्छा हूँ। मतलब बच्चों को जब आप उसके रिपोर्ट कार्ड शो करते हो ना, तो हर एक क्राइटेरिया मेंशन होता है, हर एक क्राइटेरिया में उसने कितना ग्रेड स्कोर करा, कितने मार्क्स स्कोर करे, सब कुछ मेंशन होता है। तो वो क्या हेल्प करता है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर करने में। ओके, सेकेंड है आपका फेयर असेसमेंट। अब जो आपका असेसमेंट है ना, आप जो टेस्ट कर रहे हो किस बेसिस पे करोगे, वो फेयर है कि नहीं है, उसमें कोई पार्शियलिटी तो नहीं है। पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, ये आपका फेयर असेसमेंट में आ जाता है। ओके, थर्ड बोल रहा है आपका इजियर इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, इजियर इवैल्यूएशन प्रोसेस, इससे आपका जो बच्चे को टेस्ट करने का तरीका, आपको इवैल्यूएट करने में इजी हो जाता है। ठीक है, ये आपका रूब्रिक्स होता है। रूब्रिक समझ में आया सबको। क्लियर गाइस, रूब्रिक्स क्लियर हुआ सबको। अच्छा, तो एक बार ना जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको ना एक बार रूब्रिक्स दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बनाना होता है। वैसे तो सबने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा ही होगा, बट स्टिल इसके बाद मैं आपको शो कर देती हूँ। अच्छा देखो, ये आपका ना, आपने देखा होगा अच्छे, तो वैसे ना टेबल की फॉर्म में मेंशन है, आपने सबने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा है, वो आपका रूब्रिक्स ही होता है, उसको रूब्रिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है, आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये सब मेंशन है वहां पे। अब मैं अगर क्राइटेरिया की बात करूं, तो मैंने क्राइटेरिया देखो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया, ठीक है, नीड्स इम्प्रूवमेंट, ये मैंने क्राइटेरिया मेंशन कर दिए। ओके, आप कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे को ना आपने टेस्ट करा, इवेलुएट करा इन तीन के बेसिस पे। ठीक है, पहला उसकी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब आप जो उसको समझाते हो, फिर इन रिटर्न जो आप उससे पूछ रहे हो वो कैसे बताते हैं। तो वो चीज देखो यहाँ पे मेंशन करी, क्लियर एंड एक्यूरेट, मतलब उसको ऑलमोस्ट सब चीज क्लियर है एंड एक्यूरेटली वो समझाता है। ठीक है, अगर हम इन गुड के प्रेफरेंस से बात करें तो मोस्टली उसकी चीजें करेक्ट होती हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट की क्या कोई नीड है, नहीं, इनकम्प्लीट लिखोगे आप यहाँ पे फिर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन उसने अगर दी क्लासरूम में तो वो कैसा था, उसमें कॉन्फिडेंट था, एंड उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो भी क्लियर थी। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं कुछ हेजिटेशन मुझे शो हुई। ठीक है, अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो भी क्या है, वो अब तक थोड़ी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा और उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, देन आपका पार्टिसिपेशन, उसका क्लास में पार्टिसिपेशन लेवल कैसा है, तो वो हाईली एक्टिव है क्लास में। ठीक है, उसका जो, अगर मैं गुड के सेंस में बोलूँ तो मॉडरेट में लिख सकती हूँ, और जो उसका अगर इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो आप ऐसे लिख सकते हो लो पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये आप बेसिकली आपके क्राइटेरिया है, ऐसे आप मेंशन करोगे रिपोर्ट कार्ड्स में या फिर उस शीट में जहाँ पे आप बना रहे हो। ठीक है, एक्सीलेंट, गुड, नीड इम्प्रूवमेंट, तो ये बेसिक आपके क्राइटेरिया है। ये आपके लिखने के सेंस होते हैं, मतलब आपको अगर आप कंटेंट, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर एंड एक्यूरेट, अगर सही, अगर आपको उसको गुड देना है तो मोस्टली करेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको ये मेंशन करना है कि उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप इनकम्प्लीट लिखोगे। ठीक है, देन आपने प्रेजेंटेशन का कुछ लिया उसका, फिर आपको अगर एक्सीलेंट मेंशन करना है तो आप एक्सीलेंट मेंशन नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर। ओके, अगर आपको गुड, अगर उसको आपको गुड ग्रेड में डालना है तो आप सम हेजिटेशन लिख सकते हो, और अगर आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट, अगर वो चीज लिखनी है तो आप अनक्लियर मेंशन करोगे कि उसकी प्रेजेंटेशन मुझे क्लियर ही नहीं थी। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरी तरफ पार्टिसिपेशन की बात करूं, अगर मुझे एक्सीलेंट मेंशन करना है तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगी, हाईली एक्टिव। ओके, उसके बाद
अगर मुझे उसके गुड की कैटेगरी में डालना है तो मैं क्या लिखूंगी, मॉडरेट। अगर मुझे इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में डालना है तो मैं क्या लिखूंगी, लो पार्टिसिपेशन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको सबका ये रूब्रिक्स कैसे होता है? ठीक है, रूब्रिक्स क्लियर। यहाँ पे आपका आज का सेशन एंड। ठीक है, इतना ही करना था आज हमें कवर। तो एक बार अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो फटाफट। प्लीज मुझसे अटेंडेंस का मत पूछो, मुझे नहीं पता, मुझे अटेंडेंस का कोई आइडिया नहीं, आपकी अटेंडेंस कैसे बनेगी। ओके, पीडीएफ चलो मैं बोल देती हूँ, ठीक है, आपको ग्रुप पे सेंड करवा देती हूँ। ओके, पीडीएफ मैं आपकी शेयर करवा देती हूँ ग्रुप पे। ओके, और कुछ? रूब्रिक्स कौन से वर्ड से मिलकर बना है? हाँ, रूब्रिक्स मिलकर बना है आपका एक लेटिन वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब ना, अगर मीनिंग आप पूछ रहे हो तो उसका मतलब होता है रेड हेडलाइन। ठीक है, अगर मुझे कुछ हेडलाइंस लिखनी होती है तो अगर हम ऑफिशियल केसेस में लिखे तो उसको ना रेड पेन से लिखा जाता है। एंड मैंने आपको बताया रूब्रिक्स क्या है, आपकी कुछ गाइडलाइंस है ना, कुछ हेडिंग्स है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, बच्चों को इवेलुएट करते हो। ठीक है, तो रूब्रिक्स का मतलब, आपका रूब्रिक्स जो है वो आपका लेटिन वर्ड से मिलकर बने, जिसको जिसको हम लेटिन में रुबर बोलते हैं। ठीक है, रुबर का मतलब होता है रेड इंक, रेड इंक। एंड अगर हम स्कूल के और इवेल्युएशन के परस्पेक्टिव से देखें तो आपका रूब्रिक्स का मतलब होता है रेडिंग, और रेडिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई हेडलाइंस लिखनी होती है, राइट? तो यहाँ पे रूब्रिक्स का मतलब वो है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब ड्रॉ अटेंशन, उसकी तरफ अटेंशन जाए सबकी, उसका मतलब आपका यहाँ पे रूब्रिक्स है, इसलिए इसको रूब्रिक्स बोला गया। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको जो कल बुक शो करी थी ना, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना हो रूब्रिक्स के बारे में, आप वहां से पढ़ सकते हो, वो बुक परचेज कर लो, आपको टीचिंग में काम आएगी। अगर आगे जाके आप स्पेसिफिक इन डिटेल अगर कुछ कोर्स करते हो टीचिंग में, चाहे डीएलएड हो गया, चाहे बीएड हो गया, ठीक है, चाहे बीएलएड हो गया, वो बुक आपको वैसे भी परचेज करनी पड़ेगी। बुक का नाम मैंने कल बुक शो करी थी। बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ करिकुलम, पेडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। डॉक्टर एस के भाटिया की बुक है ये, ठीक है, एंड प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया जिंदल। ये रही बुक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस बुक की बात कर रही हूँ मैं।
इसमें ना इन डिटेल आपके करिकुलम को लेके आपका पेडोलॉजी जो इम्पोर्टेंट होती है टीचिंग के अंदर, ठीक है। पेडोलॉजी का मतलब होता है मेथड्स, ठीक है, जो आपके टीचिंग में यूज होते हैं। ओके। अच्छा, जिसने कल की क्लास में ली थी वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बुक का। ये आपको इजीली मिल जाएगी, हिंदी में भी है ये अवेलेबल और इंग्लिश में भी है। अच्छा, तो आज का आपका सेशन यहाँ पे एंड, ठीक है। मैंने आपको बुक भी बता दी, आप कौन सी यूज कर सकते हो अपनी क्लियरेंस के लिए थोड़ा, ठीक है। एंड आपको मैंने टॉपिक्स भी आज क्लियर कर दिए सारे। अभी मैं थोड़ा वो क्लियर कर दूं, जिन्होंने सैटरडे और संडे क्लासेस नहीं ली है ना, मतलब उनकी मिस हो गई है, ओके, तो आप उसकी चिंता मत करो। वो चीज हम ना दोबारा पढ़ेंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे भी उससे कवर कर सकते हो, ओके। चैनल वही है, सेल्फ कुड अकेडमी। चलो ठीक है, आज का यहाँ पे खत्म। कल टाइम से ज्वाइन करना सब लोग, ठीक है। हम पहले रिवीजन करेंगे एंड देन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके, गुड इवनिंग ऑल, बाय।